नमस्कार आप सभी को गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ जंक्शन के इस ऑनलाइन डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन है। राजस्थान की तमाम भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में शामिल रहता है। उसी की वीडियो सीरीज में हमने कल फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत की थी। भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। उस संविधान सभा का गठन या संरचना कैसे बनी थी उसका डिस्कशन कंप्लीटली हमने पहले वीडियो में कर लिया था, जिसमें कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किस प्रकार से संविधान सभा निर्मित हुई, कितने सदस्य उसमें शामिल रहे, किस किस क्षेत्र से कितने सदस्य उसमें आए, वो तमाम बातें हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर ली थी। तो जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं, निर्वाचन होता है और निर्वाचन होने के साथ ही संविधान सभा अपने अस्तित्व में आ जाती है। अब संविधान सभा जिस उद्देश्य के लिए गठित की जा रही थी, भारतीय संविधान का निर्माण करना, उस संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने जा रही थी संविधान सभा। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम संविधान सभा ने अपनी कार्य प्रणाली या अपनी क्रिया किस प्रकार शुरू की, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण दिन थे जब संविधान सभा की बैठकें आयोजित हुई, उसमें भारतीय संविधान से संबंधित तमाम प्रकार के निर्णय लिए गए और अंत में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान कैसे और किस रूप में लागू किया गया और उस दिन के बाद संविधान सभा के अस्तित्व का क्या रहा, उन सब तमाम बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम इस चैप्टर की शुरुआत, आज के इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करेंगे संविधान सभा की कार्य प्रणाली को लेकर। संविधान सभा ने कैसे अपना कार्य संविधान निर्माण के लेकर के आगे बढ़ाया था। तो मैं आपको बता दूं, संविधान सभा ने अपना कार्यकाल 9 दिसंबर 1946 से शुरू किया। मतलब संविधान सभा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत जिस डेट को की है वो डेट है 9 दिसंबर 1946। यहां से लेकर के संविधान सभा का अस्तित्व रहता है 24 जनवरी 1950, यानी भारतीय संविधान के लागू होने से ठीक 2 दिन पहले तक 24 जनवरी 1950 तक ये संविधान सभा अस्तित्व में रही थी। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो संविधान सभा ने इस टाइम पीरियड के अंदर कुल मिला के 12 अधिवेशन आयोजित किए थे। 12 सेशन जो है वो संविधान सभा के इस टाइम पीरियड के दौरान आयोजित हुए थे, यानी 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन को आयोजित किया गया था। अब इन 12 अधिवेशनों में भी अगर हम बात करें कि संविधान निर्माण को लेकर के कितने अधिवेशन हुए थे, तो संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कुल 11 अधिवेशनों में पूरा कर लिया था। टोटल तो 12 अधिवेशन आयोजित हो रहे हैं, लेकिन संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने जो अधिवेशन लिए थे या अधिवेशन आयोजित करवाए थे, उनकी संख्या हमारे पास कितनी है? 11। और 11वां जो अंतिम अधिवेशन उनका आयोजित हो रहा है संविधान बनाने के लिए, संविधान निर्माण के लिए, वो तिथि है हमारे पास 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए अपना अंतिम अधिवेशन समाप्त किया था। या दो अलग अलग फैक्ट मैं बोल रहा हूं कि संविधान निर्माण के लिए कितने अधिवेशन हुए और संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। तो संविधान सभा के कुल अधिवेशनों की संख्या 12 है, जबकि संविधान बनाने के लिए, संविधान निर्मित करने के लिए संविधान सभा ने 11 अधिवेशन आयोजित किए थे। और 11वां अधिवेशन जिस दिन समाप्त होता है वो डेट थी हमारे पास 26 नवंबर 1949। और यही वो दिन था जब हमने संविधान को अंगीकृत यानी कि स्वीकार कर लिया था। और इसके साथ साथ हम दो बातें आगे और भी पढ़ेंगे। अंगीकृत होने के साथ साथ हमने इस संविधान को अधिनियमित भी कर दिया था। अधिनियमित यानी कि इसके कुछ अनुच्छेद जो हैं वो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे और इसी दिन हमने ये संविधान भारत को समर्पित कर दिया था, अर्पित कर दिया था। तो ये तीन वर्ड हमारे पास है कि संविधान को हमने अंगीकृत या स्वीकार कर लिया था, संविधान का कुछ भाग हमने लागू कर दिया था और इसके साथ साथ संविधान जब हमारा बनकर तैयार हो गया है तो उस संविधान को हमने भारतीय जनता को, भारत के नागरिकों को हमने आत्मर्पित भी कर दिया है। तो ये जो डेट थी हमारे पास ये थी 26 नवंबर 1949। तो यहां से अगर हम काउंट करें, जब पहली मीटिंग आयोजित हो रही है हमारी 9 दिसंबर 1946 से, 9 दिसंबर 1946 से, तो 11 अधिवेशनों के अंदर संविधान का निर्माण हुआ और जो इसका पहला अधिवेशन जो चला
उस पहले अधिवेशन की अवधि अगर हम देखें तो 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर के बीच में, यानी कि लगभग 15 दिन तक यह अधिवेशन जो है यह संविधान सभा का आयोजित हुआ। इस दौरान मीटिंग्स आयोजित हुई, बैठकें आयोजित हुई और बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो संविधान सभा के संबंध में इस प्रथम सत्र के दौरान लिए गए थे, जिसकी अवधि 9 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में रही। तो वो कौन से निर्णय थे जो प्रथम सत्र के दौरान लिए जा रहे थे, उनके ऊपर अब अपने चर्चा करते हैं आगे। देखिए आप, प्रथम अधिवेशन, तो इसकी डेट तो हम देख ही चुके हैं कि 9 दिसंबर से यह शुरू होकर के 23 दिसंबर के बीच में इसकी अवधि रही थी, 23 दिसंबर। अब पहली बैठक आयोजित हो रही है 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन क्या क्या संविधान सभा के द्वारा किया जा रहा था, तो इसमें सबसे पहला काम हो रहा था, जेबी कृपलानी जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी थे, जेबी कृपलानी संविधान सभा में खड़े होकर के सबसे पहला काम संविधान सभा के सदस्यों को शपथ दिलाने को लेकर के था। और उस शपथ दिलाने को लेकर, ओथ दिलाने को लेकर उन्होंने एक व्यक्ति का नाम संविधान सभा के सामने प्रस्ताव के रूप में रखा। और ये जो व्यक्ति थे, जो सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन थे उस समय, सबसे वरिष्ठ सदस्य थे उस समय संविधान सभा के, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। शॉर्ट में हम इनको एस सिन्हा के नाम से भी लिखते हैं। तो एस सिन्हा के नाम का प्रस्ताव जेबी कृपलानी के द्वारा पहली मीटिंग के दौरान ही रखा जाता है और उस नाम के ऊपर संविधान सभा के सभी सदस्यों ने सहमति जताई और सच्चिदानंद सिन्हा का चुनाव कर लिया जाता है। किसके लिए? प्रथम सभापति के लिए। हालांकि यह चुनाव अस्थायी था, थोड़े समय के लिए था। इसका उद्देश्य केवल संविधान सभा के सदस्यों को शपथ दिलाने को लेकर के था। तो प्रथम सभापति के रूप में, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, अंतरिम अध्यक्ष के रूप में, या मैं कहूं प्रोटेम स्पीकर के रूप में, यह पद आज भी भारतीय संसदीय प्रणाली में चलता है। जैसे ही नई लोकसभा का निर्वाचन होता है, नई लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलानी होती है, तो राष्ट्रपति की तरफ से सबसे वरिष्ठ सदस्य को लोकसभा के अंदर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है या उसकी शपथ दिलाई जाती है। और वो प्रोटेम स्पीकर अन्य सभी लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है। तो यहां संविधान सभा में सेम वही काम जेबी कृपलानी के प्रस्ताव पर सच्चिदानंद सिन्हा को चुनाव करवा करके या चुना जा करके उनके संदर्भ में किया जा रहा था। इसी प्रकार से सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा अपनी तरफ से एक व्यक्ति जिनका नाम था फ्रैंक एंथोनी के नाम से उनको संविधान सभा का अस्थायी सभापति मनोनीत किया जाता है। इस शब्द के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें। सच्चिदानंद सिन्हा का चुनाव किया जा रहा है संविधान सभा के द्वारा, उनका चुनाव इलेक्शन हो रहा है, संविधान सभा के अंदर उनका प्रस्ताव रखा जा रहा है उनके नाम का, और फिर सभी सदस्यों ने अपनी सहमति जताकर उनका चुनाव किया। जबकि उपाध्यक्ष या उपसभापति के रूप में जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है उपसभापति के रूप में, वो है फ्रैंक एंथोनी। और फ्रैंक एंथोनी के नाम का किसी ने प्रस्ताव नहीं दिया, संविधान सभा ने इनका कोई चुनाव नहीं किया, सिर्फ सच्चिदानंद सिन्हा ने इन्हें डायरेक्टली नॉमिनेट किया है, मनोनीत किया। तो संविधान सभा का जो प्रथम सभापति था उसका तो चुनाव किया जा रहा है, जबकि प्रथम उपसभापति के रूप में जो व्यक्ति थे उनका मनोनयन किया जा रहा है, नॉमिनेशन किया जा रहा है। तो वो व्यक्ति थे फ्रैंक एंथोनी। अब ये जो पहली मीटिंग आयोजित हो रही थी, इस पहली मीटिंग में 207 सदस्य भाग ले रहे थे, 207 सदस्य। जबकि संविधान सभा की टोटल सदस्य संख्या हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार डिसाइड हुई थी वो थी 389, यानी कि उसके लगभग 50% सदस्य पहली मीटिंग में उपस्थित हो रहे हैं, 207 सदस्य। अब यहां आपको थोड़ा सा एक डाटा का फैक्ट मिसमैच मिल सकता है। कुछ बुक्स या कुछ अच्छी किताबों के अंदर या और कई सोर्सेज के अंदर आपको ये डाटा 211 का मिल सकता है। तो 211 के डाटे का रेफरेंस ये है कि ये जो फर्स्ट मीटिंग आयोजित हो रही थी, प्रथम बैठक आयोजित हो रही थी, इसमें तो कुल मिला के 207 सदस्यों ने ही भाग लिया था। लेकिन जब ये सत्र समाप्त हो रहा है 23 दिसंबर को, उस दिन संविधान सभा के इस प्रथम सत्र में उपस्थित सदस्यों की संख्या 211 थी, यानी कि 4 और सदस्य बाद में
9 दिसंबर के बाद संविधान सभा के अंदर अपनी एंट्री करते हैं। तो जब पहला सत्र समाप्त होता है उस समय इसमें सदस्यों की संख्या 211 है, जबकि प्रथम मीटिंग जब आयोजित हो रही है, प्रथम बैठक जब आयोजित हो रही है, उस समय संविधान सभा के 207 सदस्यों ने इस मीटिंग में भाग लिया था और उस मीटिंग में महिलाएं जो है वो भी 9 की संख्या में उपस्थित थी। जबकि मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि संविधान सभा में अपनी भागीदारी देने वाली महिलाएं या संविधान सभा में शामिल होने वाली महिलाएं, उनकी संख्या 15 थी, उनकी संख्या 15 थी, लेकिन इस 15 में से प्रथम मीटिंग में आने वाली महिलाएं जो है उनकी संख्या केवल 9 है। 9 महिलाओं ने इसमें 207 सदस्यों में 9 इसमें क्या थी, महिलाएं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। अब एक फैक्ट हमारे पास ये बन जाता है ऑटोमेटिकली कि जेबी कृपलानी जिन्होंने सचिनानंद सिन्हा के नाम का प्रस्ताव रखा था प्रोटेम स्पीकर के लिए, तो संविधान सभा में पहले बोलने वाले व्यक्ति या मैं कहूं पहले प्रवक्ता या मैं कहूं फर्स्ट स्पोक्स पर्सन के रूप में जिस व्यक्ति का नाम हम लेंगे वो है जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी संविधान सभा में बोलने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन ये संविधान सभा के नियमों के अनुसार बोलने वाले व्यक्ति नहीं थे। जैसे ही हम अगली मीटिंग पढ़ेंगे 11 दिसंबर वाली, उस 11 दिसंबर वाली मीटिंग में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है और वो चुनाव था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में। तो राजेंद्र प्रसाद जैसे ही संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनते हैं, संविधान सभा ने नियमों के अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया था। तो मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के पहले विधिक प्रवक्ता थे। लीगली या नियमों के अनुसार अगर हम बात करेंगे, विधि के अनुसार, नियमों के अनुसार बात करेंगे, तो पहले प्रवक्ता के रूप में जो व्यक्ति थे संविधान सभा के वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि संविधान सभा के पहले प्रवक्ता के रूप में या पहले बोलने वाले व्यक्ति के रूप में जो व्यक्ति थे वो थे जेबी कृपलानी। तो ये फर्स्ट मीटिंग थी जिसके अंदर ये सारे डिसीजन हो रहे थे। एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं कि ये जो पहली मीटिंग आयोजित हो रही थी, इस पहली मीटिंग में 207 जो सदस्य शामिल हो रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा सदस्य जो शामिल हो रहे हैं वो मद्रास प्रांत से शामिल हो रहे हैं। यह भी फैक्ट आप याद रखिएगा, मद्रास प्रांत से पहली मीटिंग में शामिल होने वाले सदस्यों में सर्वाधिक सदस्य किस प्रांत से शामिल हुए हैं, तो वो प्रांत है हमारा मद्रास प्रांत। जबकि कल मैं आपको वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, संविधान सभा की टोटल सदस्य संख्या जो थी 389, इस 389 के अंदर सबसे ज्यादा जो निर्वाचन हुआ था वो निर्वाचन हुआ था संयुक्त प्रांत की तरफ से, संयुक्त प्रांत। तो संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य कौन से प्रांत से चुनकर आए थे, तो वो तो था संयुक्त प्रांत, जिसमें संख्या थी हमारे पास 55 की संख्या में। जबकि मद्रास सेकंड हाईएस्ट प्रांत था हमारा, जहां से 49 मेंबर्स इलेक्शन करके या चुन करके आ रहे थे, जिनका निर्वाचन हुआ। लेकिन जब पहली मीटिंग आयोजित हो रही है तो इस पहली मीटिंग में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत के नहीं थे, बल्कि मद्रास प्रांत के सर्वाधिक सदस्यों ने इसमें अपनी भागीदारी दी। तो ये फर्स्ट मीटिंग थी। संविधान सभा ने अपनी कार्यप्रणाली किस दिन और किस रूप में शुरू की, वो सारी बातें हमने इसमें डिस्कस की। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने। इसके बाद संविधान सभा की सेकंड मीटिंग आयोजित होती है ठीक अगले ही दिन 10 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हो रही है, 10 दिसंबर को सेकंड मीटिंग हो रही है। लेकिन उस मीटिंग के अंदर संविधान सभा की तरफ से कोई विशेष कार्यवाही नहीं की जाती है। हालांकि वो मीटिंग प्रथम स्थायी अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के की जा रही थी, लेकिन संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव 10 दिसंबर को नहीं हो पाया। तो 11 दिसंबर को संविधान सभा की तीसरी मीटिंग आयोजित हो रही है और इस तीसरी मीटिंग में कौन कौन से निर्णय लिए जा रहे हैं उनके ऊपर अपने थोड़ा सा प्रकाश डाल रहे हैं। तो इस मीटिंग में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, परमानेंट स्पीकर के रूप में जिस व्यक्ति का चुनाव किया जा रहा है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनके नाम का प्रस्ताव भी सेम उसी व्यक्ति के द्वारा रखा जा रहा है जिन्होंने सचिनानंद सिन्हा का प्रस्ताव संविधान सभा के सामने उप सभापति के रूप में रखा था। अब स्थायी अध्यक्ष के रूप में जिस व्यक्ति का नाम आचार्य कृपलानी रख रहे हैं वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक तो स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता है, इसके साथ साथ कुछ और पदाधिकारी भी संविधान सभा के अंदर नियुक्त किए गए हैं। तो वो अन्य पदाधिकारी कौन कौन से, उनकी भी अपने बात कर लेते हैं।
देखिए, संवैधानिक सलाहकार के रूप में एक व्यक्ति को संविधान सभा की जिम्मेदारी दी गई थी, BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव के रूप में। अपने आप में यूनिक पर्सनालिटी के व्यक्ति BN राव, जो वास्तव में संविधान सभा की तरफ से संवैधानिक सलाहकार नहीं बनाए जा रहे, बल्कि भारत के उस समय के वायसराय लॉर्ड वेवल के द्वारा इनको संविधान सभा का सलाहकार या विधिक सलाहकार नियुक्त किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वो व्यक्ति थे जो उस समय के बहुत सारे देशों के अंदर संविधान का अध्ययन कर चुके थे। एक दो देश का संविधान ये खुद अपने हाथों से बना भी चुके थे, और कानूनी दृष्टि से इनको जो ज्ञान था वो भारत में उस समय और किसी भी व्यक्ति को नहीं था। तो लॉर्ड वेवल की तरफ से BN राव जो है उनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है। हालांकि BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की तरफ से ना इन्होंने कोई चुनाव लड़ा था, ना ये किसी सीट से निर्वाचित होकर आए थे, बल्कि वेवल की तरफ से इनको संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्ति दी जा रही है। तो एक हमारे पास ये। इसके बाद में देखिए, संविधान सभा के सचिव, सेक्रेटरी के रूप में जिस व्यक्ति का नाम या जिस व्यक्ति को नियुक्त किया जा रहा है वो है HYR अयंगर। HYR अयंगर, ठीक है। इस व्यक्ति को संविधान सभा के सचिव या सेक्रेटरी के रूप में, सेक्रेटरी का काम क्या होगा? आज भी लोकसभा के अंदर महासचिव होता है, राज्यसभा के अंदर महासचिव होता है। उनका काम लोकसभा और राज्यसभा की जितनी भी महत्वपूर्ण कार्रवाइयां होती हैं उनको लिखना, उनको नोट करना, उनसे संबंधित लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को कम्युनिकेशन या संचार करना उनके साथ। तो सेम वही कार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सचिव के बीच में हो रहा था, और उस सचिव के पद पर जो व्यक्ति नियुक्त थे वो थे HYR अयंगर। तो संविधान सभा के सेक्रेटरी या सचिव के रूप में ये व्यक्ति काम कर रहे थे। चलिए, BN राव के बारे में मैं आपको पहले ही बता ही चुका हूं कि ये वो व्यक्ति थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा ने इनका कोई निर्वाचन या कोई मनोनयन नहीं किया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे ही स्थायी अध्यक्ष बनते हैं संविधान सभा के, वैसे उसी दिन संविधान सभा के कार्यों को संचालित करने के लिए, संविधान सभा के नियम बनाने के लिए एक समिति उसी दिन बना दी जाती है, और उस समिति के अध्यक्ष स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उस समिति को नाम दिया जाता है नियम समिति का। ठीक है, यानी कि 11 दिसंबर वाली जो तीसरी बैठक हो रही थी, उस बैठक में संविधान सभा के द्वारा पहली समिति का गठन किया जा रहा है जिसका नाम है नियम समिति। कहने का मतलब ये संविधान सभा किन नियमों के अंतर्गत काम करेगी, उस नियम को डिसाइड करने के लिए समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 15 सदस्यों की समिति थी, 15 सदस्यीय कमेटी थी, और इस कमेटी की सबसे महत्वपूर्ण बात जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो ये है कि समिति के अंदर एक महिला को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, और वो महिला जो थी वो थी जी दुर्गाबाई के नाम से। जी दुर्गाबाई के नाम से, जो किसी भी समिति के अंदर शामिल होने वाली एकमात्र महिला थी, एकमात्र महिला थी। 15 महिलाएं संविधान सभा में अपनी भागीदारी दे रही है, लेकिन उन 15 महिलाओं में सबसे पहली महिला जो संविधान सभा की किसी समिति में अपनी जगह बना रही है वो महिला है जी दुर्गाबाई के रूप में। कौन सी समिति में इनको शामिल किया जा रहा है? नियम समिति में। नियम समिति किसकी अध्यक्षता में बन रही है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में बन रही है। और नियम समिति का निर्माण या गठन किस दिन हो रहा है? तो 11 दिसंबर 1946, जिस दिन संविधान सभा की तीसरी मीटिंग आयोजित हो रही है। तो यह संविधान सभा की फर्स्ट मीटिंग के बाद सेकंड महत्वपूर्ण मीटिंग थी, और ओवरऑल देखें तो यह तीसरी मीटिंग थी। अब आगे बढ़ते हैं अपने। चलिए, इसके बाद 11 दिसंबर के बाद 12 दिसंबर को पुनः एक मीटिंग और आयोजित होती है संविधान सभा की, लेकिन 10 दिसंबर वाली मीटिंग की तरह ही उस मीटिंग में भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो सका, कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो सका। तो नेक्स्ट डे 13 दिसंबर को संविधान सभा की नंबर के अकॉर्डिंग 5वीं बैठक आयोजित हो रही है, 5th बैठक आयोजित हो रही है, और यह संविधान सभा की माइलस्टोन मीटिंग थी, सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग थी। क्यों थी? इसके पीछे की वजह हम जानते हैं। इस मीटिंग के अंदर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका
जिसका नाम है उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। और ये उद्देश्य प्रस्ताव, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये संविधान सभा किन उद्देश्यों को लेकर गठित की गई है, और हमारा संविधान इस संविधान सभा से अगर बनेगा तो उसमें किन किन बातों का हम ध्यान रखेंगे या किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम ये संविधान बनाएंगे, वो तमाम बातें जो है वो इस उद्देश्य प्रस्ताव में लिखी गई है। तो ये प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की 5वीं बैठक जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन दो व्यक्ति संविधान सभा के, भीमराव अंबेडकर और एम आर जयकर, इनके विरोध करने की वजह से कि इसमें लिखी गई जो बातें हैं वो ठीक नहीं है, इसमें सुधार किया जाना जरूरी है, तो इनके विरोध करने की वजह से यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। प्रस्तुत तो किया जा रहा है, लेकिन संविधान सभा के सभी निर्णय क्योंकि सहमति से लिए जाने थे, बहुमत से नहीं लिए जाने थे। बहुमत से लिए जाने होते तो जितने सदस्य उपस्थित हैं उनमें से अधिकांश सदस्य इसके पक्ष में वोट दे देते, लेकिन संविधान सभा के अधिकांश जो निर्णय हो रहे थे वो सहमति के आधार पर हो रहे थे। और उद्देश्य प्रस्ताव को लेकर के संविधान सभा के बाकी सदस्य और अंबेडकर और जयकर के बीच में विवाद था, विरोध था। तो उसकी वजह से यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत जरूर किया था, लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इसके बाद बारी आती है संविधान सभा की एक डेट, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947, जब संविधान सभा का सेकंड सेशन चल रहा था। पहला सेशन तो समाप्त हो जाता है 23 दिसंबर 1946 को। अगला सत्र जो प्रारंभ होता है वो अगले नए वर्ष में शुरू होता है, प्रथम महीने में शुरू होता है, जनवरी 1947। और इस दूसरे सत्र के दौरान 22 जनवरी 1947 को फाइनली संविधान सभा के द्वारा यह उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, इसको पास कर दिया जाता है। और लास्ट में एक डेट आप और इसके संदर्भ में याद रखना, 17 अक्टूबर 1949, एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेट, 17 अक्टूबर 1949। आगे हम देखेंगे कि भारतीय संविधान का जब रीडिंग हो रही थी, जब भारतीय संविधान तैयार होकर पढ़ा जा रहा था संविधान सभा के द्वारा, तो उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण रीडिंग थी सेकंड रीडिंग। और वो सेकंड रीडिंग जिस दिन पूरी हो रही है वो दिन था 17 अक्टूबर 1949 का। आगे हम डिस्कस करने वाले हैं इसको। उस दिन हमारा संविधान लगभग फाइनल हो चुका था। लगभग तमाम बातें संविधान में कौन कौन सी शामिल की जानी है, उसका ड्राफ्ट कैसा होगा, पूरा फाइनली ये डिसाइड हो चुका था। तो 17 अक्टूबर 1949 को संविधान में शामिल होने वाला सबसे अंतिम भाग जो था, सबसे अंतिम कंटेंट था, सबसे अंतिम विषय वस्तु थी, वो थी संविधान की प्रस्तावना। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को संशोधित करके, मॉडिफाइड करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनाई गई। तो कहने का मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना मूलतः उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। इसीलिए हम कई बार प्रस्तावना के लिए उद्देशिका शब्द काम में लेते हैं। उद्देशिका, उद्देशिका शब्द का अर्थ जो है वो यही है कि ये जो प्रस्तावना है ये कहीं न कहीं उद्देश्य प्रस्ताव का ही संशोधित रूप थी। तो ये 3 डेट प्रस्तावना के संदर्भ में आपको याद रखनी है। 13 दिसंबर 1946 जब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है, 22 जनवरी 1947 जब उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया जा रहा है, और 17 अक्टूबर 1949 वो डेट जिस दिन उद्देश्य प्रस्ताव फाइनली भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में जगह बना रहा है, और यह संविधान में शामिल होने वाला सबसे अंतिम पार्ट था। तो ये तो इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण था हमारे सामने। अब यह उद्देश्य प्रस्ताव था क्या, इसमें क्या बातें शामिल की हुई थी? तो इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर कहते हैं टोटल 8 ऑब्जेक्टिव शामिल थे। अब क्लियर कट याद रखिएगा, 8 उद्देश्यों को लेकर के उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। बिल्कुल इसमें स्टेटमेंट वाले कोई क्वेश्चन बनेंगे अच्छे कि उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है या कौन सा एक कथन सत्य है, या आजकल तो और टिपिकल काम हो गया है, आपको 4 स्टेटमेंट देकर के नीचे उनसे एक से अधिक स्टेटमेंट आपसे मैच करवाए जाते हैं कि 1 एंड 3 सही है, 2 एंड 4 सही है, 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 चारों सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको
उस पूरी विषय वस्तु के बारे में, उस पूरे क्वेश्चन के बारे में A to Z सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, तभी आप उन चारों फैक्ट की सत्यता को जांच सकेंगे। अदरवाइज अगर एक भी फैक्ट आपने पढ़ा नहीं है और आपने अगर ऑप्शन को अटेम्प्ट कर लिया है तो आपके गलत होने के चांस भी 50% बराबर होंगे। इस उद्देश्य प्रस्ताव के उद्देश्य क्या थे, इसको लेकर के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी बन चुका है, कई बार आया है। फिर आपको मैं उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर ध्यान आकर्षित करूंगा आप लोगों का। तो देखते हैं हमने कि उद्देश्य प्रस्ताव में वो कौन से उद्देश्य शामिल किए गए। तो इसमें 8 उद्देश्यों को जगह दी गई थी। फर्स्ट उद्देश्य क्या था, हमारी संविधान सभा क्यों बनाई जा रही थी? इसका फर्स्ट उद्देश्य यह था कि हमें एक स्वतंत्र, फ्री, संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना करनी, यानी कि हम इस संविधान सभा के माध्यम से एक ऐसे गणराज्य, एक ऐसे रिपब्लिक की स्थापना करने जा रहे हैं जो अपने आप में स्वतंत्र भी हो और अपने आप में संप्रभु भी हो, सॉवरेन भी हो। संप्रभु होने का अर्थ हमारा यह है कि ऐसा भारत का गणराज्य हो जो अपने आंतरिक मामले और बाहरी मामले किसी विदेशी शक्ति के अधीन रहकर अपने निर्णय न करे, बल्कि तमाम प्रकार के निर्णय लेने के लिए वो क्या हो, स्वतंत्र हो। तो ऐसा जो गणराज्य होगा उसको हम बोलेंगे संप्रभु गणराज्य। तो उद्देश्य प्रस्ताव की पहली जो उद्देश्य था वो था कि हम एक स्वतंत्र और संप्रभु भारतीय गणराज्य की स्थापना करने जा रहे हैं और फिर उस गणराज्य के लिए हम अपना संविधान निर्माण करने वाले हैं। उस गणराज्य के लिए हम उसका संविधान बनाने वाले हैं। उद्देश्य प्रस्ताव की फर्स्ट फंडामेंटल जो ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो यही था। सेकंड पॉइंट में, ये जो भारत का स्वतंत्र रूप होगा ये एक संघ के रूप में होगा और इस संघ के अंदर यानी कि भारतीय संघ में किन किन एरिया को, किन किन क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, उसके अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण पॉइंट इसके अंदर शामिल किए गए। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ब्रिटिश भारत, कहने का मतलब हमने जो 11 प्रांत पढ़े वो 11 प्रांत प्लस चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, इन दोनों को मिलाकर के भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। फिर भारतीय संघ में कौन शामिल होगा? भारतीय राज्य, प्रिंसली स्टेट्स, जहां राजाओं का शासन था, जहां रियासतें थी, उन रियासतों को भी भारतीय संघ का हिस्सा बनाया जाएगा। थर्ड, अन्य भारतीय क्षेत्र, कुछ एरिया उस समय भी ऐसे थे जो विदेशी अधिकार में थे। भारत ने तो स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है लेकिन या आगे करने वाला, लेकिन कुछ ऐसे एरिया थे जो ब्रिटेन के अलावा दूसरी यूरोपियन ताकतों के हाथ में थे। उसमें महत्वपूर्ण ताकत थे पुर्तगाली, और पुर्तगालियों के पास कुछ एक एरिया भारत के थे, जैसे गोवा, पुडुचेरी वाला जो एरिया है, उस एरिया को भी भारत संघ में शामिल किया जाए, कहने का मतलब इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये लिखा। और चौथा जो इसमें, ऐसे कोई अन्य क्षेत्र भी हो सकते हैं, अन्य क्षेत्र भी हो सकते हैं जो आज भारत भूभाग के अंदर नहीं है, लेकिन अगर उनकी इच्छा है कि वो भारत संघ में शामिल हों तो उन अन्य राज्य क्षेत्रों को भी हम भारत का हिस्सा बनाएंगे और उनको भारत संघ में जगह देंगे। तो इन चारों से मिलाकर बनाएंगे हम भारत संघ। फर्स्ट नंबर पर ब्रिटिश भारत आएगा इसमें पूरा। सेकंड, देसी रियासतें जिनको हम बोलेंगे प्रिंसली स्टेट्स, भारतीय राज्य। और तीसरा इसमें शामिल रहेगा अन्य भारतीय राज्य या अन्य भारतीय क्षेत्र जैसे गोवा और पुडुचेरी के रूप में। और चौथा पार्ट जो इसमें शामिल रहने वाला है वो है अन्य ऐसे राज्य क्षेत्र जो भारत से बाहर है और स्वेच्छा से वो भारत संघ में शामिल होना चाहे तो उनको भी हम भारत संघ के अंदर जगह देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आगे बढ़ते हैं अपने। तीसरा जो इसमें उद्देश्य शामिल रहा था कि इस संघ में शामिल या बनने वाले जो राज्य होंगे, भारत संघ के जो स्टेट्स होंगे, उन स्टेट्स को हम पूर्ण स्वायत्तता देंगे, पूर्ण स्वायत्तता उनको देंगे, पूर्ण ऑटोनॉमी उनको दी जाएगी। वो संघ के अधीन कार्य नहीं करेंगे बल्कि उनका अपना संविधान, अपने प्रावधान होंगे संविधान में और वो उन प्रावधानों का उपयोग करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होंगे। और प्लस इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो पेपर में पूछी जाती है अक्सर, इसमें अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को देने का भी प्रावधान किया गया था। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? ऐसी शक्तियां जो संविधान के बनते समय वर्णित नहीं की जा रही है, या हो सकता है ऐसा कोई मुद्दा या ऐसी कोई बात हो
जो संविधान बनने के समय देश में नहीं थी, लेकिन वो बाद में उत्पन्न हो गई। उसके संबंध में कानून कौन बनाएगा, उसके संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास होगी? तो ऐसी जो शक्तियां हैं उनको बोला जाता है अवशिष्ट शक्तियां। एक उदाहरण से मैं आपको समझा दूं, मान लो साइबर क्राइम, इंटरनेट से जुड़े हुए क्राइम, या क्रिप्टो करेंसी जिसका आप नाम लेते हो बार बार, आभासी मुद्रा, वो संविधान लागू होने के समय थी नहीं, लेकिन आज वो हमारे सामने है या हमारे सामने चुनौती प्रस्तुत कर रही है। तो ऐसी विषय या ऐसे कोई कंटेंट जो संविधान निर्माण के समय तो नहीं थे, लेकिन बाद में संविधान में शामिल करने के लिए उनके अंदर कानून बनाना जरूरी हो जाए, तो ऐसा कानून बनाने का अधिकार राज्यों को रहेगा। और यह बात इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल की जा रही थी क्योंकि उस समय तक मुस्लिम लीग को, मोहम्मद अली जिन्ना को कांग्रेसी नेताओं के द्वारा इस बात के लिए सहमत किया जा रहा था कि आप भारत का विभाजन करने की मांग को छोड़ दो, भारत संघ के अंदर शामिल होइए, संविधान सभा के अंदर आप आइए, आपकी जितनी समस्याएं हैं, जितनी आपकी शंकाएं हैं, उन सब का निवारण हम करेंगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना को राजी करने के लिए, एक तरीके से भारत के विभाजन को टालने के लिए, एक तरीके से इस बात को भी स्वीकार किया जा रहा है कि राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता दी जाएगी और साथ ही साथ अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार भी राज्यों के पास सुरक्षित रहेगा। हालांकि जब भारत संघ बना उस समय मुस्लिम लीग भारत का भाग नहीं थी, पाकिस्तान अलग बन चुका था, इसलिए संविधान निर्माताओं ने ये अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को न सौंपकर केंद्र को सौंप दी। तो आज जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास है, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव में इन्हीं अवशिष्ट शक्तियों को राज्यों को सौंपे जाने का प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर शामिल था। और यहीं से अक्सर प्रश्न उठता है कि उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, और उसमें सेम यही स्टेटमेंट आता है कि भारतीय संघ में राज्यों को स्वायत्तता दी जाएगी, बल्कि या जबकि अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेगी। तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा आपका, क्योंकि यहां राज्यों की स्वायत्तता और राज्यों की अवशिष्ट शक्तियों की बात हो रही है। तो नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा, नंबर सेकंड हमने पढ़ा, नंबर थर्ड उद्देश्य पढ़ा। आगे बढ़ते हमने उद्देश्य प्रस्ताव में और कौन सी बातें शामिल थी। फोर्थ बात देखिए आप इसमें, चौथा उद्देश्य क्या था। ये जो हमारा स्वतंत्र भारत होगा, इस स्वतंत्र भारत की जो गवर्नेंस होगी, सरकार होगी, शासन होगा, उसकी समस्त अधिकारिता और शक्तियां, यानी कि उसके जितने भी राइट्स, जितनी भी पावर्स होंगी, वो सारी भारतीय जनता से प्राप्त होगी। उसको भारतीय जनता से प्राप्त होगी, यानी कि जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा शासित जो शासन होता है उसको हम बोलते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। तो भारत उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से अंतिम शक्ति जो है संविधान की, शासन की, अधिकारिता और जितनी भी शक्तियां हैं वो सौंपने जा रहा है किसको? जनता को। यानी कि जनता द्वारा शक्तियां संविधान के रूप में शामिल की जाएगी और उन्हीं शक्तियों का प्रयोग भारत का शासन करेगा। तो चौथा उद्देश्य लोकतंत्र को लेकर। पांचवा उद्देश्य क्या था? हम देश के सभी नागरिकों को, देश के सभी नागरिकों को तीन चीजें उपलब्ध करवाने वाले हैं। फर्स्ट, न्याय, जस्टिस। और न्याय में हम तीन प्रकार का न्याय देंगे लोगों को। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस, राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल, राजनीतिक न्याय। तीन प्रकार का न्याय हम जनता को उपलब्ध करवाएंगे। उद्देश्य प्रस्ताव की फर्स्ट बात यह थी। फिर स्वतंत्रता उपलब्ध कराई जाएगी। नागरिकों को हम इस उद्देश्य में या इस संविधान में स्वतंत्रता प्रदान करने का काम करेंगे। और यह स्वतंत्रता होगी 8 प्रकार की, 8 टाइप की स्वतंत्रता होगी। न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 8 प्रकार। कौन कौन सी है देखिए आप। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, ये आज भी संविधान के प्रस्तावना में एज इट है, आप पढ़ते होंगे, आगे भी हम पढ़ेंगे। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, और क्या? धर्म और उपासना की। यहां तक की स्वतंत्रताएं आगे हम देखेंगे पूरी की पूरी प्रस्तावना में दी हुई है। लेकिन इसके बाद में भी 3 ऐसी स्वतंत्रताएं थी जो प्रस्तावना में तो शामिल नहीं हुई थी, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव में उनको जगह दी गई थी। वो 3 स्वतंत्रताएं कौन सी है? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, और कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता। कुल मिलाकर 5 + 3 8 प्रकार की स्वतंत्रता
संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित की गई थी। लेकिन जब प्रस्तावना के अंदर शामिल हुई थी तो इनमें से केवल 5 ही स्वतंत्रताओं को जगह दी गई थी, जबकि न्याय इसमें 3 प्रकार का था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, और ये पूरा का पूरा प्रस्तावना में एजी थे। इसके बाद तीसरी जो चीज थी वो थी हमारी समता, इक्वलिटी, समानता। समानता किस लेवल की देंगे? तो समानता हम 3 टाइप की देंगे, 3 प्रकार की हम समानता उपलब्ध करवाएंगे। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा की, दूसरी अवसर की, तीसरी एक समानता और उपलब्ध कराएंगे, विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना देखें तो उसमें ये 3 प्रकार की समता नहीं है। ये मैं इसलिए बताता जा रहा हूं आपको साथ के साथ क्योंकि अगला ही टॉपिक हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव में और प्रस्तावना में क्या डिफरेंस रहा, मैन किन बातों को, किन शब्दों को लेकर के डिफरेंस है, वो हमारी समझ में होना चाहिए। तो 2 प्रकार की समता हम प्रस्तावना में देखेंगे, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव में ये समता कितनी है? 3 है। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा, अवसर, विधि के समक्ष। लेकिन बाद में विधि के समक्ष समता को हमने हटा दिया था, इसको हमने मूल अधिकारों में जगह दे दी है, तो वहां से प्रस्तावना से इसको रिमूव कर दिया। ठीक, उसके बाद में देखिए छठा उद्देश्य क्या है? हम कुछ लोगों के हितों के संरक्षण के विशेष उपाय करेंगे। यानी कि भारत में ऐसे लोग जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं या समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है, उनके कल्याण के लिए या उनके लिए संविधान में हम स्पेशल प्रोविजंस को लागू करेंगे, विशेष प्रावधानों को शामिल करेंगे। वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहले माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, इनके लिए। दूसरा, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, उनके लिए। तीसरा, सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्ग जो है, सोशली बैकवर्ड एंड डिप्रेस्ड जो क्लास है, ठीक है, सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्ग जो हैं, इन 3 वर्गों के लिए संविधान में स्पेशल प्रोविजंस को शामिल किया जाएगा। यह उद्देश्य प्रस्ताव में छठा उद्देश्य शामिल कर रहे हैं। तो आपके बात समझ में आई होगी। लोकतंत्र को अपनाने जा रहे हैं हम, भारतीय नागरिकों को 3 वैल्यू उपलब्ध करवाने जा रहे हैं हम, न्याय की, स्वतंत्रता की, समानता की। इसके बाद में हम 3 ऐसे वर्ग भी हैं जिनके लिए हम संविधान में स्पेशल प्रोविजंस को जगह दे रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए अलग जगह दे रहे हैं, दूसरा जनजातीय जो क्षेत्र है हमारे, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र, उनके लिए अलग से संविधान में प्रावधान होंगे, और तीसरा सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्ग जो हैं उनके लिए भी स्पेशल प्रोविजंस को लागू किया जाएगा। नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं, 7वां, इसमें उद्देश्य कौन सा रहेगा? देखिए आप, भारतीय राज्य क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना। हमारा जो भारत है जिसकी संप्रभुता, स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं, उस स्वतंत्रता, संप्रभुता को हमेशा अखंड बनाए रखा जाएगा। और साथ ही जल, थल और नभ, वाटर, ग्राउंड एंड स्काई, तीनों लेवल पर, जल, थल और नभ, तीनों स्तर पर इस संप्रभुता को हम क्या करेंगे? स्थापित करके रखेंगे। ठीक है, यानी कि भारत की एकता और भारत की अखंडता, संप्रभुता, इन सब को हम स्थायी रखेंगे, बनाए रखेंगे। 8वां उद्देश्य क्या है हमारा? प्राचीन काल से ही भारत विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। भारत को प्राचीन समय से ही विश्व गुरु की उपाधि प्राप्त है। प्राचीन समय से ही भारत विश्व शांति और विश्व कल्याण का समर्थक रहा है। तो ऐसे जो हमारे प्राचीन भारत के मूल्य रहे हैं, उन प्राचीन भारतीय मूल्यों को हम, उसी विशिष्ट स्थान को हम बनाए रखेंगे और विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने का हम इस संविधान के माध्यम से प्रयास करेंगे। विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने वाली हमारी क्या रहेगी? भावना रहेगी। तो ये संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल होने वाले 8 महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। इनको एक बार दोबारा अपने रिवाइज करेंगे। फर्स्ट, स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य हम स्थापित करने जा रहे हैं और उस गणराज्य के लिए हम संविधान बनाने जा रहे हैं। दूसरी बात, भारत संघ का निर्माण हम करने जा रहे हैं। उस भारत संघ में 4 प्रकार के क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। फर्स्ट, ब्रिटिश भारत, सेकंड, भारतीय राज्य यानी कि देसी रियासतें, तीसरे, अन्य भारतीय क्षेत्र, गोवा और पुदुचेरी जैसे क्षेत्रों के रूप में, और चौथा, अन्य राज्य क्षेत्र जो स्वेच्छा से भारत संघ का हिस्सा बनना चाहे, वो भी भारत संघ में शामिल। तीसरा उद्देश्य, भारतीय जनता जो है वो इस संविधान की शक्ति का अंतिम स्रोत, अंतिम प्रभुसत्ता रखेगी। हम भारत में लोकतंत्र को अपनाने जा रहे हैं। चौथी बात,
हम भारतीय नागरिकों को 3 अलग अलग वैल्यू उपलब्ध करवा रहे हैं, न्याय की, स्वतंत्रता की और समता की। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों के लिए, दलित और पिछड़े वर्ग जनजातीय क्षेत्रों के लिए, प्लस सामाजिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए स्पेशल प्रावधानों को लागू करने जा रहे हैं। उसके बाद हमने राज्यों को पूर्ण स्वायत्तता दी है, कंप्लीटली ऑटोनॉमी दी है, और साथ ही साथ अवशिष्ट शक्तियां जो है वो भी हमने राज्यों को सौंपने जा रहे हैं संविधान के माध्यम से। उसके बाद में भारतीय राज्य की एकता और अखंडता को हम बनाए रखेंगे, जल, थल और नभ तीनों स्तर पर बनाए रखेंगे, और साथ ही भारत का प्राचीन इतिहास में जो विशिष्ट स्थान रहा है उस स्थान को भी हम विश्व शांति और मानव कल्याण की दृष्टि से हमेशा जिंदा रखेंगे उसको। तो ये हमारा था उद्देश्य प्रस्ताव। कुछ एक पॉइंट अब और डिस्कस कर देते हैं। संविधान सभा के कुछ अन्य पदाधिकारी जो और काम कर रहे थे, इसमें एक नाम आता है हमारे पास एच.सी. मुखर्जी का। अभी हमने देखा था 11 दिसंबर वाली जो मीटिंग थी हमारी, उस मीटिंग के अंदर स्थायी अध्यक्ष का चुनाव तो कर लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में, लेकिन अभी भी उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था। तो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं, स्थायी उपाध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, वो सेकंड सत्र की लास्ट डेट थी। दूसरे सत्र की लास्ट डेट जो मैंने बताया जनवरी 1947 में शुरू हो रहा था, जिसमें हमने 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उसी जनवरी मंथ के अंदर 25 जनवरी 1947 को हमारे स्थायी उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है। ठीक है, इसके बाद में देखो एक डेट हम और डिस्कस कर रहे हैं, 16 जुलाई 1947। इस दिन संविधान सभा में देशी रियासतों को खुश करने के लिए, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए भी एक स्थायी उपाध्यक्ष हम और निर्वाचित कर रहे हैं जो देशी रियासतों की तरफ से आएगा। और सौभाग्यशाली बात यह है, गौरव की बात यह है कि वो व्यक्ति जो थे संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में, वो राजस्थान से वीटी कृष्णामाचारी, जयपुर रियासत से संविधान सभा के लिए शामिल होने वाले सदस्य थे ये, जयपुर रियासत से। और वीटी कृष्णामाचारी जो है, इनको 16 जुलाई 1947 को संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी जाती है या इनका निर्वाचन किया जाता है। तो संविधान सभा में 2 स्थायी उपाध्यक्ष थे, पहले एच.सी. मुखर्जी के रूप में थे और दूसरे जो इसमें स्थायी उपाध्यक्ष बने थे वो वीटी कृष्णामाचारी के रूप में थे। और देखिए आप एच.वी.आर. अयंगर, इनकी बात हम कर चुके हैं पहले भी, ये संविधान सभा के सचिव के पद पर कार्यरत थे। और 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान सभा का 12वां अंतिम सत्र आयोजित हो रहा था, मैंने आपको बताया अभी कि संविधान सभा के टोटल 12 अधिवेशन आयोजित हुए थे, 12 सेशन आयोजित हुए थे। 12वां सेशन जिस दिन आयोजित हो रहा है वो सिंगल डेट थी एक, जिस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हो रही है और अंतिम सत्र भी हो रहा है, 12वां सत्र। और उस सत्र में राजेंद्र प्रसाद जो थे, उनको भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना जाता है संविधान सभा के द्वारा। और उस राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव अधिकारी के रूप में, इलेक्शन ऑफिसर के रूप में जो व्यक्ति काम कर रहे थे, वो भी एच.वाई.आर. अयंगर यानी कि संविधान सभा के कौन थे, सचिव। आज भी जब हमारा प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है तो उसमें निर्वाचन अधिकारी के रूप में लोकसभा का महासचिव या राज्यसभा का महासचिव जो होता है, वही रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम करता है। सेम संविधान सभा के अंदर भी उस समय प्रथम जो हमारे राष्ट्रपति चुने जा रहे थे, जो राजेंद्र प्रसाद के रूप में थे, उनका चुनाव जो है वो भी एच.वाई.आर. अयंगर के निर्देशन में हो रहा था, उनके नियंत्रण में हो रहा था। तो ये हमारे पास संविधान सभा का प्रथम सत्र था, संविधान सभा का दूसरा सत्र था, जिसके बारे में आज हमने कंप्लीट चर्चा की है। आगे इसी कड़ी में हम नेक्स्ट वीडियो में संविधान सभा का आगे की क्या कार्यप्रणाली रही, कौन कौन सी समितियां इसके अंदर बनाई गई थी, कैसे उन समितियों ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, 26 नवंबर 1949 तक भारतीय संविधान उन्हीं समितियों के माध्यम से निर्मित किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति के रूप में हम प्रारूप समिति की समीक्षा करेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे सारी। तो ऐसे ही अगले वीडियोस को देखने के लिए, जारी रखने के लिए आप मेरे YouTube वीडियो चैनल पर ऑनलाइन बने रहें। रोजाना मेरी अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आपकी तैयारी में इससे हेल्प मिल रही हो, तो अपने फ्रेंड्स, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मेरे इस चैनल का लिंक भी आप जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।